भाषा पर अधिकार का मतलब क्या है? लेखन क्षमता के स्तर पर आप कमजोर हो गए। यदि आप खूब घसीट करके तेज लिखेंगे, राइटिंग खराब हो जाएगी, एग्जामिनर को पढ़ने में नहीं आएगा। तो कम से कम बहुत अच्छी राइटिंग ना हो तो सुपाठ्य हो, आसानी से एग्जामिनर पढ़ सके, पढ़ने में उलझन ना हो, ये चीज़ करना होगा। इसलिए लेखन क्षमता होनी चाहिए, व्यापक नज़रिया होना चाहिए, ब्रॉडर अप्रोच। अब ज्ञान का व्यापक दायरा, एक चीज़ और शामिल है। जब आप किताब को पढ़ते हैं देखो, पढ़ना भी एक कला है। कई लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, समझ करके परीक्षा में लिख लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं। और कई लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं और नहीं समझ पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लगता है कि सब तैयार है, एग्जाम में जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर हर कोई IAS बनना चाहता है, लेकिन कैसे बनेगा? जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ आपको बनानी है तो कुछ निश्चित इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। आपको रोटी बनाना हो, चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, कोई भी डिश तैयार करनी हो, तो उसके लिए कुछ निश्चित इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, तभी उसको तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आपको IAS, IPS, IFS में सेलेक्ट होना है, तो उस अभ्यर्थी में, उस एस्पिरेंट में कुछ निश्चित बातें होनी चाहिए। एक टॉपर से लेकर के लास्ट रैंकिंग हासिल करने वाले छात्र में भी कम से कम मिनिमम वो बातें होनी चाहिए। आप शुरू में अपने में ढूंढिए कि आप में वो बातें हैं कि नहीं हैं, और यदि हैं तो आंख मूंद करके अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए तैयारी करने के लिए, पूरे विश्वास के साथ। यदि 50% वो चीजें हैं, 100% नहीं है, तो भी आप तैयारी करने का लक्ष्य रखिए, तैयारी कीजिए। लेकिन यदि वो चीजें 50% से भी कम हैं, तो बेहतर यही होगा कि अपना समय गंवाने से अच्छा कि आप फिर अपने लिए कोई अन्य लक्ष्य का चयन करें। आप YouTube पर देखते होंगे, कई बच्चे कहते हैं कि मेरा तो 14वां अटेम्प्ट था, क्योंकि 21 साल से लेकर के 37 साल तक बहुत से लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, 35 साल तक दे सकते हैं, और इस बार भी मैं फेल हो गया। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ना हो ऐसा। और निश्चित रूप से यदि आपकी रणनीति सही होगी तो ऐसा नहीं होगा। और ये बात केवल मैं सिविल सर्विसेज के बारे में ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कम से कम उत्तर प्रदेश PCS के बारे में भी मैं ये कह रहा हूँ। दोनों पर ये बातें समान रूप से लागू होती हैं। 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे एकदम गांठ बांध लीजिए। ये 4 बातें आप में होनी ही चाहिए। जैसा मैंने कहा कि यदि होंगी तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। यदि 50% तक होंगी तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफल हो जाएंगे। लेकिन यदि 50% से भी कम है, मतलब आप बिलो एवरेज है, एवरेज भी नहीं है, तो फिर पहले आप कुछ अन्य लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। Excellent IAS Academy। भाषा पर अधिकार का मतलब क्या है, और यदि ये क्षमता आप में नहीं है तो कैसे विकसित कर सकते हैं, या जिस लेवल का होना चाहिए। अधिकार तो शब्द है, अधिकार, कमांड। भाषा तो सभी को आती है ना, खेत खलिहान में काम करने वाले आदमी को भी बोलने चालने आता है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत लिखने भी आता हो। जीव जंतुओं की भी भाषा होती है। तो केवल भाषा जानने की बात नहीं है, भाषा आने की बात नहीं है, भाषा पर कमांड होने की बात है। कमांड का मतलब क्या है कि जिस बात को आप जिस ढंग से कहना चाहते हैं
आपके लिए आपके शब्दकोश में पर्याप्त और उपयुक्त शब्द उसके लिए हो। कई बार होता नहीं कि हम किसी बात को कहना चाहते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें, और दिमाग में सोचता नहीं है। और जिसका भाषा पर कमांड है वो लगातार धारा प्रवाह बोलता जाता है, अपने आप शब्द जैसे लगता है कि सरस्वती साक्षात उसकी वाणी पर विराजमान है। इसे कहते हैं भाषा पर कमांड होना। आप सोच के नहीं बोल रहे, जैसे मैं अभी कुछ भी जो भी आपको बोल रहा हूं, तो मैं ये सोच के नहीं बोल रहा हूं कि अभी ये दिमाग में आए, अभी वो दिमाग में, अभी ये दिमाग में आए। ये एक अभ्यास, सतत अभ्यास और छात्र जीवन से लेकर के अब तक का जो भी लर्निंग है उसके आधार पर हो रहा है। तो इसी तरह से परीक्षा में जिन चीजों को आपको लिखना है, उन चीजों के बारे में उस स्तर का कमांड आपको होना चाहिए। दूसरी बात यह कि भाषा में भी जैसे हर चीज की भाषा अलग अलग होती है। साहित्य की अपनी एक भाषा है, राजनीति की अपनी एक अलग भाषा है, विज्ञान की अपनी एक अलग भाषा है, गणित की अपनी यदि भाषा है तो एक अलग ही भाषा है, सामान्य अध्ययन की अपनी एक वो करंट अफेयर्स की, समसामयिक विषयों की अपनी एक अलग भाषा है। तो भाषा पर पकड़ का मतलब ये हो कि आप अपने लिए जो चीज चयनित कर रहे हैं उसके अनुरूप भाषा पर आपकी पकड़ हो। जैसे यदि आप में आपके शब्दकोश में साहित्यिक अभिरुचि है तो आप अपने वैकल्पिक विषय यदि साहित्य को रखते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, कोई भी लिटरेचर आप रखते हो, अपना रख सकते हैं आप वैकल्पिक विषय साहित्य को। हमारे संविधान में की 8वीं अनुसूची में जो 22 विषय हैं, 22 भाषाएं हैं, उनमें से सभी भाषाओं के साहित्य को किसी एक को आप रख सकते हैं। तो साहित्य के स्तर की भाषा होनी चाहिए आपकी, सामान्य बोलचाल वाली भाषा से काम नहीं चलेगा। और यदि उस स्तर की भाषा आपकी नहीं है तो आपको उस विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं है। तब आप अन्य सोशल साइंस के किसी सब्जेक्ट को रखें, या यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप साइंस के किसी सब्जेक्ट को रखें, जहां पर की भाषा पर बहुत अधिक कमांड की आवश्यकता नहीं होगी, केवल उस विषय से संबंधित टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता होगी। फिर भी जिसकी भाषा पर पकड़ होगी वो कुछ न कुछ अपना इंप्रेशन छोड़ता है। वह एक सामान्य लड़के की तुलना में केवल भाषा के दम पर कुछ अधिक अंक प्राप्त कर लेगा। विशेष रूप से साक्षात्कार में गागर में सागर भरना एक कला है, और परीक्षा में आपसे गागर में सागर भरने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए हर प्रश्न के साथ शब्द सीमा दी गई रहती है। उस शब्द सीमा का पालन करते हुए आपसे लिखना की अपेक्षा की जाती है। तो जब तक भाषा पर पकड़ नहीं होगी तब तक आप ये काम नहीं कर सकते, गागर में सागर आप नहीं भर सकते। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि सतत प्रयास की आवश्यकता होगी, और इसके लिए आपको 4 चीजें करनी होंगी। जो किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है भाषा के स्तर पर सुनने से होती है। सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद लिखना। जैसा मैंने कहा कि रातों रात नहीं भाषा आपकी इंप्रूव होगी। मैं यहाँ पर भाषा पर अधिकार की बात कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के रेस्पेक्ट में, हमेशा ध्यान रखिए। तो आप किसी भी चीज़ को आप सुनते हैं तो आपकी भाषा इंप्रूव होती है, और आपके दिमाग में हो कि आप अपनी, जैसे आप कोई समाचार सुन रहे हैं तो समाचार सुन रहे हो तो केवल ये दिमाग में मत रखो कि समाचार में आज क्या बताया, आप ये भी देखो कि कैसे बताया, कौन कौन से शब्द उसमें आ रहे हैं, किस तरह के शब्द आ रहे हैं, क्या उनकी शब्दावली है, किस तरह के वाक्य हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से है। इतनी बारीकी से देखेंगे तो आपका जो ज्ञान है, ज्ञान तो बढ़ेगा, प्लस भाषाई ज्ञान भी बढ़ेगा। इंफॉर्मेटिव नॉलेज बढ़ने के साथ साथ सुन करके बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं।
और उसके बाद जब आप बोलते हैं तो बोलने में आप को खुद से लगेगा कि ये आप इंप्रेसिव रूप में बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी वक्तृता प्रभावशाली है कि नहीं है। लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करके धीरे 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 आपकी वक्तृता प्रभावशाली हो जाएगी। क्योंकि ये कैसे होगा? जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, इन दो चीजों से भाषा आप सीखते हैं। अधिक से अधिक आप अखबार पढ़ें, अधिक से अधिक मैगजीन पढ़ें, अधिक से अधिक समाचार सुने, रेडियो के समाचार सुने तो ज़्यादा बेहतर। यदि टीवी के न्यूज़ सुनते हैं तो डीडी न्यूज़ वाले न्यूज़ सुने तो ज़्यादा बेहतर। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में सुने, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सुने। जिसका जो माध्यम हो उस माध्यम पढ़ते 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 ऐसे बहुत से शब्द आएंगे ना जो आपको लगे कि अरे इसका अर्थ क्या है, ढूंढते हैं, याद करते हैं, कहीं पर वर्ड मीनिंग की कॉपी भी बनाते हैं, नोट भी करते हैं, करते 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 वो शब्द आपकी अपनी पूंजी के रूप में हो जाते हैं। ऐसे करके क्रमिक रूप से आपका शब्दकोश बढ़ता जाता है। और फिर जब हम लिखते हैं तो असली चीज़ तो वही है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना ही है। ये सब तो उसकी इनिशियल प्रोसेस है। आपकी लिखावट में वो चीज़ें आए, जब आप लिखें तो वो स्तरीय लेखन हो, उसमें उस प्रकार के शब्द आए। एक बोलचाल की भाषा होगी, एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा होगी। एग्जामिनर को पढ़ने से लगे आपकी भाषा की बुनावट और बनावट इस प्रकार की होनी चाहिए, और उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए, और शुद्ध तो होनी ही चाहिए। शुद्धता के साथ साथ परिपक्वता भी होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ होगी तो यह काम आपका आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि अब आपकी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप लिखते हो तो राइटिंग आपकी खराब है, या राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है। आपको पूरे 3 घंटे में मुख्य परीक्षा में सपोज करो कि 3000 शब्द लिखने होते हैं, कम से कम इतने लिखने ही होते हैं, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही, और आप 2000 शब्द ही लिख पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि इस स्तर पर ये सारे गुण आप में होने के बावजूद भी लेखन क्षमता के स्तर पर आप कमज़ोर हो गए। यदि आप खूब घसीट करके तेज लिखेंगे, राइटिंग खराब हो जाएगी, एग्जामिनर को पढ़ने में नहीं आएगा। तो कम से कम बहुत अच्छी राइटिंग ना हो तो सुपाठ्य हो, आसानी से एग्जामिनर पढ़ सके, पढ़ने में उलझन ना हो, ये चीज़ करना होगा। इसलिए लेखन क्षमता होनी चाहिए। चीज़ों को दिमाग में, वहाँ पर आपको फ्रेम करने के लिए बहुत टाइम नहीं होगा। 8 से 10 मिनट में आपको लगभग 200 से 250 शब्द लिखने होंगे, उसकी फ्रेमिंग भी करनी होगी, क्वेश्चन भी पढ़ना होगा, लिखना भी होगा। तो ऐसे में आपके माइंड जितना ज़्यादा मस्तिष्क में लिखावट होगी आपकी, उतना ही तेजी से कॉपी पर आपका हाथ भी चलेगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है, लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं, छूट जाता है। कितनों का तो प्री में छूट जाता है, सवाल ही नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, कर लिए तो ब्लैक नहीं कर पाते हैं बबल्स को, एग्जामिनर कॉपी छीन ले जाता है, या पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते, एग्जामिनर कॉपी छीन लेता है। और मुख्य परीक्षा में तो बहुत ही सावधानी नहीं बरतेंगे तो छूटना पक्का है। तो इसलिए ये इनिशियली शुरुआत से ही इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। व्यापक नज़रिया होना चाहिए, ब्रॉडर अप्रोच, कि आप एक अधिकारी जो होता है उसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए उसकी सोच भी बहुत व्यापक होनी चाहिए। मानसिकता के स्तर पर उसे संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। देश, समाज या संपूर्ण मानवता के सुख दुख से अपने को जोड़ करके देखना चाहिए। उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए कि हमें आईएएस बनना है, हमें आईएएस बन करके ये चीज़ कर लेना, वो चीज़ कर लेना है, केवल इतने से आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहोगे।
कि हमें खूब पैसा मिलेगा इसलिए मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। नहीं, आपका नजरिया व्यापक हो कि हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें कुछ परिवर्तन लाना है। ज्ञान का व्यापक दायरा तो होना ही चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हर चीज यहाँ पर एक विषय, दो विषय, तीन विषय पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है। ज्ञान का व्यापक दायरा होना चाहिए, अर्थात हर विषय, चाहे वो आर्ट्स हो या साइंस हो, चाहे समसामयिक विषय हो, हर विषय का आपको एवरेज नॉलेज जरूर होना चाहिए, एवरेज। उसके बाद स्पेशलाइज नॉलेज, जैसा मैंने कहा कि जायका फॉल मास्टर ऑफ वन, तो कुछ में स्पेशलाइज हो, लेकिन हर विषय का एवरेज नॉलेज होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप एकदम स्किप नहीं कर सकते। जैसे BA में होता है ना कि 10 सवाल हैं, अब पता नहीं अभी नए पैटर्न में क्या है, नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले ही होता था 10 सवाल में से 5 सवाल करने होते थे। तो पिछले साल के पेपर के यदि 7 सवाल 8 सवाल पढ़ लेते थे तो उसमें से 5 सवाल फंस जाते थे। सिविल सर्विसेज में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। दूसरी बात कि प्री में तो आपको 100 सवाल आने हैं, PCS में 150 सवाल आने हैं, तो वहाँ तो हर टॉपिक से कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, हर सेक्शन से तो आएगा ही आएगा, हर टॉपिक से कहीं ना कहीं से आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप कुछ सेलेक्टिव होकर के नहीं पढ़ सकते। तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसलिए ज्ञान का व्यापक दायरा होना चाहिए। अब ज्ञान का व्यापक दायरा, एक चीज़ और शामिल है। जब आप किताब को पढ़ते हैं तो जब आप किताब को पढ़ते हैं, देखो पढ़ना भी एक कला है। कई लोग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, समझ करके परीक्षा में लिख लेते हैं, सफल भी हो जाते हैं। और कई लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं और नहीं समझ पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। लगता है कि सब तैयार है, एग्जाम में जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। जब हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो सूचना का स्तर, इंफॉर्मेशन लेवल, सूचना का स्तर है। अर्थात आप जीवन में पहली बार कोई भी विषय पढ़ेंगे और आप चाहो कि पहली रीडिंग में ही आप ऐसे ढंग से इसको पढ़ लो कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पेपर में आप जा कर के उस टॉपिक को लिख आएँ, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई एक टॉपिक में ऐसा हो सकता है क्योंकि उसको आपने पहले से कहीं पढ़ा हो, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज गेन करते हैं, अर्थात जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्य दिमाग में, जैसे सपोज करो कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अभी आप केवल जब पहली बार हिस्ट्री उठाएंगे तो आप केवल ये देखेंगे कि कौन कौन से राजवंश थे, इतिहास कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक ख़त्म होता है, किस वंश के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, या किस वंश का संस्थापक कौन सा हुआ, या कौन सी लड़ाई किसके बीच में हुई, या कब हुई, बस इतना तक पढ़ोगे सब। लेकिन इससे ज़्यादा याद नहीं रहेगा। जब किताब बंद कर दोगे पढ़ने के बाद तो अधिक से अधिक आपका याद होगा तो केवल इतना। अर्थात ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में और ज्ञान में बहुत अंतर है। इंफॉर्मेशन के लेवल के जब ऊपर हम जाते हैं तब आता है ज्ञान का स्तर। नॉलेज लेवल, नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में अंतर है कि नहीं अंतर? कोई बताएगा क्या अंतर है? देखो, इंफॉर्मेशन एक छोटे बच्चे के पास भी हो सकती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को रटा दो कोई भी चीज,
भारत किस दिन आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो ये इंफॉर्मेशन है, एक बच्चा भी प्राप्त कर सकता है, एलिमेंट्री चीज है, इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी बच्चे से पूछ दो कि आजाद हुआ तो क्या मतलब, आजाद होने का मतलब क्या है, तो बच्चा बता पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे आजादी का ज्ञान नहीं है। वो तथ्यात्मक चीज नहीं है आजादी। आजादी क्या होती है, आजादी का ज्ञान है कि नहीं है, ये सूचना से नहीं होगा। सूचना से केवल इतना हो जाएगा कि हम किस दिन आजाद हो गए या कब तक गुलाम थे। तो दूसरा स्तर आता है ज्ञान का स्तर, अर्थात जब हमारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपरी स्तर पर जब हम पहुंचते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है उसका हम विश्लेषण करते हैं कि ये चीज हुई तो क्या हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने किया, इसके परिणाम क्या हुए। जैसे कोई लड़ाई हुई, इनके बीच में हुई, इस सन में हुई, इस जगह पर हुई, इंफॉर्मेशन। लेकिन ज्ञान, ये लड़ाई क्यों हुई, इस लड़ाई के मूल कारण क्या थे, इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए, भारत के गुलामी में या भारत की आज़ादी में इस लड़ाई का क्या योगदान रहा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो होती हैं ज्ञान, वो है प्रज्ञा, विजडम लेवल। ज्ञान का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, जिसको कह सकते हैं मौलिक प्रतिभा, वह है विजडम या प्रज्ञा। विजडम तो जैसे आप देखते होंगे कि सभी एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं, लेकिन कोई आइंस्टाइन बन जाता है, न्यूटन बन जाता है, थॉमस अल्वा एडिसन बन जाता है, कोई IAS PCS बन के संतुष्ट हो जाता है, कोई SSC और पुलिस की नौकरी में सेलेक्ट हो जाता है, कोई शिक्षक बनता है। तो क्यों ऐसा होता है कि कोई आइंस्टीन बना? तो वो ज्ञान, जो चीज भी पढ़ रहा है उसमें वो इतनी गहराई तक पहुंचा, और केवल जो बताया गया है वही नहीं, जो लिखा गया है वही नहीं, बल्कि जो लिखा गया है, जो बताया गया है, उसके आधार पर अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ता है, तर्क वितर्क विश्लेषण बुद्धि के आधार पर कुछ नया करता है। वह है प्रज्ञा, मौलिकता, जो मूल रूप से उसकी अपनी विकसित की हुई चीज होती है, अपनी। तो ये सर्वोच्च स्तर है। बहुत प्रतिभाशाली लोगों में कोई चीज होगी कि सब लोग एक तरह से सोच रहे हैं, वो एक अलग तरह से सोचता है। किसी चीज, कोई समस्या है, 10 लोग हैं, यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, सभी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, उसमें से एक आदमी कहता नहीं, देखो इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होगा। फिर 9 कहते हैं हाँ यार यहां तो दिमाग ही नहीं जा रहा था, ये ऐसा हो सकता है। ये है प्रज्ञा, या SRT कहते हैं इंटरव्यू में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन दे दिया जाएगा, तो वहां पर आपको प्रज्ञा से काम लेना होगा, विजडम आपका है। जैसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना कि आप अधिकारी हैं, रात में आप सो रहे हैं और अचानक आपके पास फ़ोन आता है कि आपके क्षेत्र में कहीं पर दंगा हो गया है, लैंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है, आप क्या करेंगे? आप उत्तर देते हैं कि हम तत्काल पहुंचेंगे, ऐसा करेंगे। फिर कहा जाता है कि लेकिन जब आप चलने के लिए तैयार हो रहे हैं तभी आपके क्षेत्र से कहीं से अन्य जगह से सूचना आती है कि भयानक आग लग गई है कहीं पर और उसमें करोड़ों की धन जन को खतरा उत्पन्न हो गया है। फिर आप क्या करेंगे? तो आप कहते हैं कि मैं विचार करूंगा कि कहाँ जाऊं। तो विचार करूंगा नहीं, विचार करके बताइए। तो यहाँ पर क्या कोई किताब में उत्तर लिखा रहेगा इसका? वहां तो तत्काल पूछा गया है ना,
तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड का संबंध प्रज्ञा से है। सामान्य ज्ञान जीएस की किताब में उसका उत्तर नहीं लिखा है, क्योंकि जो सिचुएशन एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक आईएएस पीसीएस अधिकारी को कि सामने नित नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसे, तो चुनौतियां बता करके नहीं आती, यह चुनौतियां किस तरह की होंगी पहले से पता नहीं है, या किस समय आ जाएंगी ये भी पहले से पता नहीं है। तो एट वंस उसे डिसीजन लेना है और उसके बारे में उसी समय सोचना है। तो वहां पर ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो इनिशियल चीजें रहेंगी, बट सबसे महत्वपूर्ण है प्रज्ञा, विजडम, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्न मति। तो इन तीनों चीजों की जरूरत होती है।